ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में कर जीना है तो कोहराम मचा दो। इस पूरी दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, बाबू जगजीवन राम जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी हमारे क्रांतिकारी नेतागण और सामने बैठे हुए क्रांतिकारी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं। ज्योतिबा फूले जी ने जो ऐतिहासिक कदम अब से 180 साल पहले उठाए, 182 साल पहले, जो सत्य की खोज के लिए सत्य शोधक समाज बनाया, उनकी सारी मेहनत आप सारे पिछड़े वर्ग के लोग खराब कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। उन्होंने सत्य की खोज के लिए सत्य शोधक समाज बनाया और आप अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े हैं और आपके अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े रहने से उत्पीड़न करने वाली भारतीय जनता पार्टी शासन में है। अरे सोच के देखो, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने में 4 दिन लगे। एक दिन में कैबिनेट में पास, दूसरे दिन लोकसभा में पास, राज्यसभा खत्म हो गई थी, एक दिन बढ़ाया गया, तीसरे दिन राज्यसभा में पास, रात को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, चौथे दिन नोटिफिकेशन होकर 4 दिन के अंदर बिना किसी कमीशन के अपॉइंट हुए, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी जनगणना के 4 दिन के अंदर ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, जनरल कैटेगरी, स्वर्ण जाति के जो अपने आप को गरीब कहते हैं, उनको 4 दिन के अंदर आरक्षण दे दिया। और एक आप हैं, कहने को कहते हैं 52% है, मुर्दों की संख्या जितनी मर्जी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने कभी सोचा आपको आरक्षण मिलने में कितने साल लगे? ज्योतिबा फूले जी ने लड़ाई को शुरू किया, सामाजिक न्याय के आंदोलन को शुरू किया, उसके बाद अनेकों हमारे महापुरुषों ने उस लड़ाई को लड़ा। फिर काका कालेलकर आयोग आया, वो भी सिफर। फिर मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट का भी अता पता नहीं। और जब 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का जब नोटिफिकेशन किया, तो पूरे देश में आग लगा दी। सारे देश की यूनिवर्सिटियां बंद कर दी, चारों तरफ आग जली मंडल कमीशन के खिलाफ, और आग लगाने वाले पिछड़े वर्ग के लोग। मंडल कमीशन की सिफारिशों के साथ मजबूती से इस देश के दलित समाज के छात्र लड़ रहे थे, लेकिन जिन वर्गों के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, वही आगजनी कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। उन्हें यही नहीं पता कि ये मंडल कमीशन की सिफारिशें तुम्हारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए है। और दुख की बात तो यह है, उसके बाद वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने जाते ही स्टे कर दिया। 1992 में जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद 1 साल नोटिफिकेशन में लगाकर 1993 में, यानी 1950 के बाद 43 साल आपको मंडल कमीशन को लागू करवाने में 43 साल लगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो 4 दिन के अंदर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो लोग जागरूक हैं, वो लोग आपके हकों
में से भी हक कैसे छीनना है, इसकी कला जानते हैं। उन्होंने आपके अंदर एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया। आपको पता होगा कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया है कि धर्म एक ऐसी अफीम है कि धर्म का किसी को इंजेक्शन लगा दो तो वो नशे में ये भी भूल जाएगा कि उसके बच्चों का हक अधिकार छीनने का काम उस इंजेक्शन को लगा के किया गया है। उस नशे में उसे पता नहीं चलेगा कि उसकी गर्दन पर आरी से धीरे धीरे उसकी गर्दन को काटा जा रहा है। आज अगर आपसे कोई पूछे ताकत कहां है, पिछड़े वर्गों में, दलितों में सबसे बड़ी बीमारी जो है, वो सोचते हैं सारी ताकत एमपी, एमएलए और मंत्री बनने में है। अरे अगर आप मंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री भी बन जाए और पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए कुछ करना चाहें, तो पहली बात तो आप काम कराएंगे किससे? जैसा के राजू जी बता रहे थे कि भारत सरकार में जो योजना बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है जो सीनियर आईएएस होता है, और उन सबके ऊपर जैसे स्टेट के अंदर मुख्य सचिव होता है, ऐसे ही केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव होता है। तो इन 91 जो सेक्रेटरी हैं, उनमें पिछड़े वर्गों के 2 हैं। एससी, एसटी, ओबीसी तीनों मिला दो तो 91 में से 5 आईएएस केवल इस 90% समाज के हैं और 86 आईएएस उस सवर्ण जाति के हैं। आप उसी से आप एग्जाम्पल ले लो। अगर आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए पिछड़े वर्ग से, और आप चाहें कि पिछड़ों और दलितों के लिए योजना बनानी है, तो आप किसको कहेंगे? मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव को कहेगा या डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला के कहेगा कि ये योजना बनाकर लाओ। अब जिस सचिव को कहा जा रहा है, उस सचिव की मानसिकता मनवादी है। वो पहले से ही दलितों, पिछड़ों के खिलाफ सोच रखता है। वो उस योजना को खुशी के मन से नहीं बनाएगा, उसको टालेगा। मुख्यमंत्री फिर उसको, जब मुख्यमंत्री जी को याद आएगा 2-3 महीने बाद कि मैंने अपने इस प्रमुख सचिव को कहा था कि दलित पिछड़ों के लिए योजना बनानी है, बनाई कि नहीं बनाई? अब 2-3 महीने बाद जब आएगा याद मुख्यमंत्री जी को, और उसके बाद जब वो पूछेगा उस प्रमुख सचिव से, तो प्रमुख सचिव कहेगा कि हाँ जी मैं तैयार कर रहा हूं। मुख्यमंत्री कहेंगे भाई आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी तक आपने तैयार नहीं किया। तो उस पर दबाव बनेगा, फिर वो योजना बनाना शुरू करेगा। फिर मुख्यमंत्री जी को याद आएगा 4 महीने बाद, चूंकि वो टैक्टिक जानते हैं कैसे टालना है, वो जानबूझ के डिले करते हैं, चूंकि उनकी नीयत इस देश के दलितों, पिछड़ों के लिए कोई योजना बनाने की है ही नहीं। अब 6 महीने बाद, 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री को याद आ रहा है कि मैंने इसको कहा था 6 महीने पहले, फिर 4 महीने पहले भी याद दिलाया था। अब मुख्यमंत्री को याद आए, फिर उस प्रमुख सचिव से पूछेंगे योजना बनी कि नहीं बनी? वो कहेगा जी बन गई है, ड्राफ्ट तैयार है, बस आपको पढ़वाना है। अब मुख्यमंत्री जी को वो ड्राफ्ट फिर 1 महीने बाद पढ़वाएगा। मुख्यमंत्री पढ़ के अपना उसमें इनपुट डालेंगे, फिर वो कहेगा, मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि अब इसको कैबिनेट में लेकर आओ। तो प्रमुख सचिव कहेगा यदि कैबिनेट में लाने से पहले हमें फाइनेंस का, प्लानिंग का और लॉ, इन तीनों डिपार्टमेंट से वेट कराना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सरकार में मंत्री रहा हूं, मैं प्रक्रिया जानता हूं, योजना कैसे बनती है, और बनने के बाद उस कैबिनेट नोट को भेजकर अलग अलग विभागों से उनकी प्रतिक्रिया ली जाती है। प्लानिंग डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से कमेंट लिए जाते हैं। अब वो कमेंट के लिए फाइलें अलग अलग डिपार्टमेंट पे जाएंगी और 3 महीने फिर वो लॉ डिपार्टमेंट वाला, फाइनेंस वाला, प्लानिंग वाला उसको लेके बैठा रहेगा। 3-4 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री पूछेंगे क्या हुआ, फिर थोड़ा दबाव बनेगा। उसके बाद कहीं जाके वो कमेंट आएंगे। कैबिनेट में लगते लगते मुख्यमंत्री ने जिस दिन कहा था उसके बाद कैबिनेट में
उस मुद्दे को आते आते 1 साल चला गया। अब 1 साल के बाद कैबिनेट में आया, कैबिनेट ने पास कर दिया, तो उसके आगे की प्रक्रिया यह होती है, जब कैबिनेट पास कर देता तो उसका नोटिफिकेशन करना होता है सरकार को। तो फाइल वापस जाएगी जीएडी डिपार्टमेंट में, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी उसमें कुछ टाइम निकाल के 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में उसको नोटिफिकेशन करेगा। लेकिन उसको लागू करने की नीयत उन अधिकारियों की नहीं है, तो जानबूझ के उसकी कॉपी किसी अपने आदमी को देंगे, कहेंगे जा कोर्ट में इसका एक एप्लीकेशन लगा दो स्टे की। अब वो अपने किसी एनजीओ से, अपने किसी व्यक्ति से हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में स्टे की एक पिटीशन डलवा देंगे, और कोर्ट के अंदर वो जज मनवादी बैठा है तैयार कि जैसे ही पिटीशन आएगी मैं इसको स्टे कर दूंगा। अब वो कोर्ट में जाती है, जैसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की घोषणा हो गई तो उन्हीं मनवादियों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी, और डालते ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, और जजमेंट देने में 2 साल लगा दिया, नोटिफिकेशन में 1 साल लगा दिया। तो इधर आपने कैबिनेट से पास करके नोटिफिकेशन करने तक में आपका 1.25 साल तो पहले ही चला गया 5 साल के कार्यकाल में से। अब जैसे लागू करने की बात आएगी तुरंत किसी से वो हाई कोर्ट में पिटीशन डलवा देंगे। हाई कोर्ट के अंदर जातिवादी जज बैठा होगा, वो उसको स्टे कर देगा। स्टे करने के बाद आपका सचिव, आपका लॉ डिपार्टमेंट कहेगा जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट से स्टे है। जब तक आपके 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, आपका प्रधान मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होगा, तब तक कोर्ट से ना तो स्टे वेकेट होगा ना केस डिसाइड होगा। पता लगा 5 साल की आपकी सरकार का टाइम पूरा और आप मुख्यमंत्री के पद से भी हट गए, लेकिन जो काम आप SC ST के लिए करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको लगता है कि सारी ताकत मुख्यमंत्री की कुर्सी में है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी में है, मंत्रिमंडल में है। भारत में संविधान के हिसाब से किसी एक कुर्सी पे ताकत नहीं है, ताकत बटी हुई है, और उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल आज की डेट में तो जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो आप अपने पहले आप ही बता दीजिए, अनिल जी, जय हिंद जी, पहले आप ही बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में एक आधा ओबीसी जज है क्या? एक सिंगल ओबीसी जज नहीं है आपका। आप अपने आप को मानते रहे हम 52% है, बहुत ताकतवर है, हमारे पास जमीन है, ताकत है। क्या ताकत है आपके पास? आप तो फिस्सी बम है, कुछ भी नहीं है आपके पास। जहां ताकत है वहां तो आप जा ही नहीं पा रहे, वहां तो आपको हिस्सेदारी मिल ही नहीं रही। एक तो होते हिस्सेदारी मिल ही नहीं, दूसरी होते छीनना, आप तो छीन भी नहीं रहे, आपने तो सरेंडर कर दिया है। तो पहले अपने दिमाग से गुलामी निकालो। आपके दिमाग में जो ये जो धर्म का जो इंजेक्शन लगा है, जिसकी वजह से आप ये देख ही नहीं पा रहे कि आपकी हकमारी कौन कर रहा है। जब तक आपके समाज के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जज नहीं बनेंगे, जब तक आपके समाज के लोग सिविल सर्विसेज में कम एज में सेलेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपके समाज के लोग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर नहीं बनेंगे, जब तक आपके समाज के लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे महत्वपूर्ण जगह पर नहीं जाएंगे, जिसको निर्णय लेना है वहां आपके समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो फिर आपको न्याय मिलेगा कैसे? एक बेचारे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की बात कर रहे हैं, और पिछड़े और दलित अंधविश्वास में उसी ताकत को मजबूत कर रहे हैं जो ताकत उनकी हकमारी कर रही है, जो ताकत उनके बच्चों से शिक्षा को महंगा करके, जिस शक्ति ने, जिस ताकत ने, जिस सरकार ने शिक्षा को महंगा करके आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, जिस जातिवादी शक्ति ने, सरकार ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स करके ठेकेदारी प्रथा में देकर आपके बच्चों से जो 4th क्लास की नौकरी लगती थी, चौकीदार लग गए, चपड़ासी लग गए, खलासी लग गए, राजमिस्त्री लग गए, माली लग गए, वो 4th क्लास की नौकरी पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दी, वहां पे आपकी हकमारी हो गई। जो सैकड़ों पीएसयू कांग्रेस ने बनाए थे वो सारे पीएसयू बेच दिए, वहां पे भी आपके नौकरी का रास्ता खत्म। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज आप है नहीं, चूंकि वहां कॉलेजियम है, और कॉलेजियम में आपको कोई आदमी है नहीं, और बिना कॉलेजियम के आपका कोई जज वहां जा नहीं सकता, बन नहीं सकता। तो भाई जिस आदमी को बीमारी के कारण का ना पता हो,
वो आदमी बीमारी का इलाज तो नहीं कर सकता। अगर आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं, डॉक्टर दवाई देके कहता 5 दिन खाओ ठीक हो जाओगे, आप दवाई खाते हो ठीक नहीं होते, तो बीमारी का असल कारण जांचने के लिए डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, एमआरआई कराता है। क्यों कराता है? इसीलिए कराता है ताकि टेस्ट करके आपके बीमारी के कारण को जान ले, और जब बीमारी के कारण को जान लेता है तो फिर वो आपका इलाज ठीक कर देता है, फिर आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत हमारे समाज की यह है कि हमारे समाज के लोग बीमारी का इलाज तो चाहते हैं, लेकिन बीमारी के कारण को नहीं जानते। और बाई चांस अगर किसी को पता भी लग जाए कि बीमारी का कारण ये फला चीज है, मान लो अगर पता लग गया बीमारी का कारण अंधविश्वास में पाखंडवाद है, तो हमारा तो पूरा पिछड़ा वर्ग अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ा है। आपके तो जीने पैदा होने से लेकर मरने तक के संस्कार और मरने के बाद तक के संस्कार पे आप उस व्यक्ति पे निर्भर हो जिस व्यक्ति ने आपको हजारों साल तक गुलाम रखा, पढ़ने से, संपत्ति से, शिक्षा से वंचित रखा। तो जब तक आप उस जिस व्यक्ति के ऊपर आप जन्म से लेकर मरने के बाद तक के ऊपर निर्भर हैं और वो व्यक्ति आपकी गुलामी का कारण है, तो सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए उस व्यक्ति से आप पीछा छुड़ा लो। उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है शिक्षा की, ज्ञान की। और ज्ञान वो बाजार में ऐसे नहीं पड़ा कहीं, उसके लिए आपको अपने महापुरुषों को अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो एक बात बड़ी खुशी वाली लगती है कि ज्योतिबा फूले जी, उन्होंने इस देश के अंदर, जिनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना, जिन्होंने अपनी पत्नी को केवल पढ़ाया नहीं बल्कि इस देश में 1 जनवरी 1848 को महिलाओं का पहला स्कूल खोला, 15 मई 1848 को दलितों के लिए पहला स्कूल खोला, टोटल 18 स्कूल खोले, सत्यशोधक समाज बनाया, और जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उन विधवाओं को उनके रिश्तेदार प्रेग्नेंट कर देते थे और फिर उनकी हत्या भी करते थे। उनके अंदर जो पेट में बच्चे पल रहे होते थे उनकी हत्या कर देते थे, उन महिलाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते थे। उन महिलाओं के लिए भी बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाए। तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जो अब से 182 साल पहले कर पाए, क्या आज भी इस देश में अगर कोई विधवा अगर प्रेग्नेंट हो जाए, क्या उसके लिए बच्चे पैदा करने के लिए कोई है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह? है क्या पूरे देश में कहीं? यानी जो आज नहीं हो सकता वो 182 साल पहले ज्योतिबा फुले जी ने कर दिखाया। ऐसे थे महामानव ज्योतिबा फुले। और मुझे तो इसलिए भी ज्यादा खुशी है कि पहले इस देश के वंचित वर्गों के हक और अधिकार की लड़ाई को ऐतिहासिक रूप से महामानव ज्योतिबा फुले जी ने लड़ा। 1890 में एक तरफ ज्योतिबा फुले हमें छोड़ के चले गए, लेकिन 1891 में दूसरे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आ गए। फुले जी की उस लड़ाई को जो फुले जी लड़ रहे थे, फिर उस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ा। और उसके बाद तो हमारे बीच से रामस्वरूप वर्मा आए, जगदेव बाबू कुशवाहा आए, ललित सिंह यादव आए, मान्यवर कांसीराम साहब आए। लेकिन क्या उन सबकी मेहनत को हमारा मिलकर खराब नहीं कर रहे, बर्बाद नहीं कर रहे? क्या हम लोगों ने अंधविश्वास पाखंडवाद से पीछा छुड़ा लिया? अगर आज भी हम अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े हैं तो हम कितने इस तरह के प्रोग्राम कर ले, आपके बच्चों को न्याय मिलने वाला नहीं है। न्याय के लिए तो लड़ना पड़ेगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। आप लोग पहले सोच के देखो, आप लोग तो वो हैं जो इस धरती से अन्न उगाते हैं। इस देश में निर्माण का काम भी आप लोग करते हैं, उत्पादन का काम भी आप लोग करते हैं। इस देश को बनाने में, इस देश की मिट्टी में हमारे आपके बुजुर्गों का खून लगा है। इस देश के अंदर जितने फ्लाईओवर, पुल, बड़ी बड़ी इमारतें, हॉस्पिटल, कॉलेज बने हैं, यहां तक कि मुगलों के टाइम के जो बड़े बड़े किले खड़े हैं, उन किलों में इतने ऊंचाई तक इतने बड़े बड़े पत्थर पहुंचाने में, उन पत्थरों के नीचे दबकर हमारे आपके समाज के कितने लोग मरे होंगे, कभी सोचा आपने? अरे कम से कम आप तो जाग जाओ। सारी कुर्बानी हमारे महापुरुषों की बेकार मत करो। दोस्तों, मैं
से प्रोग्राम चल रहा है, नीरसता रखी है। नीरस लोग कभी लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? लड़ाई लड़ने के लिए आपके खून में उबाल होना चाहिए, आपके मन में आग होनी चाहिए। अगर आपके मन में आग नहीं है तो आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए। गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, गरीब हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। अब दीजिए आकाश में नारे उछालना, अब दीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है इस जंग में कांधा लगाइए, ये जंग है इस जंग में कांधा लगाइए। गरीब हो सके तो अब कोई समा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए।